लेकिन हाँ, एक चीज़ लगता था कि साथ का बच्चा टी शर्ट पहने हुए है, हम दिन भर बनियान में दौड़ रहे हैं, तो कुछ कुछ अखरता था। जब ज्ञान हो गया था थोड़ा, तो गाँव के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, मेरा भी शौक़ होता था कि हम वहाँ पढ़ें, लेकिन अभाववश नहीं पढ़ पाए। 5 सालों में हमने कभी रिजर्वेशन से नहीं गया, लोकल ट्रेन में सफ़र करके कॉलेज जाता था और कॉलेज से आता था। साल में 1-2 बार ही आना होता था, उसके लिए भी पैसे का अभाव नहीं होता था। ये IEEE IIT का, लेकिन कहीं से सफलता हासिल नहीं हुआ। हम यहाँ तक बता रहे हैं कि खाने के लिए भी नहीं रखे थे कि सारा बेच दिया। हाँ, कि चलो अभी चावल खा लेंगे, अगले टाइम गेहूँ होगा गेहूँ खा लेंगे, आटा खा लेंगे, लेकिन एडमिशन ले लो। पिताजी को बस यही बोले कि डॉक्टर बनना है, तो पापा बहुत मना किए या माँ भी मना की कि बेटा अब नौकरी करो, कुछ पैसा पुसा कमाओ, अब पढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन हम हाँ, उनको पैसे और पहले एक बार चोट लग चुका था, बोले कि तुम्हारे चलते हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अभी मेरे जिद पे था कि डॉक्टर बनना है। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम शर्मा है और अलाइव इंडियन स्टॉक के इस दूसरे एपिसोड में आप सब दर्शकों का स्वागत है। अलाइव इंडियन स्टॉक एक पहल है अलाइव इंडियंस फाउंडेशन की, जिसका मकसद दो समस्याओं को एड्रेस करना है। पहला समस्या है कि गांव और छोटे शहरों के बहुत से किशोर और युवा जो कमज़ोर सामाजिक और आर्थिक परिवेश से आते हैं, उनका मानना होता है कि हम बड़े ख्वाब नहीं देख सकते हैं, हम बड़े सपनों का पीछा नहीं कर सकते हैं, हम जो गैर परंपरागत चीज़ है उस चीज़ में अपना कदम नहीं बढ़ा सकते हैं और उस चीज़ में हम सफल नहीं हो सकते हैं। और दूसरी समस्या ये है कि इन छोटे शहरों और गाँवों में रहने वाले बहुत बड़ी संख्या में किशोर और युवा जो होते हैं, वो उनका ये मानना होता है कि छोटे शहरों और गाँवों में सफलता के चांसेस बहुत कम होते हैं और सफल होने के अवसर बहुत कम होते हैं, काम करने के अवसर बहुत कम होते हैं। सो इन दोनों समस्याओं को एड्रेस करने की अलाइव इंडियन स्टॉक की एक पहल है। इसके तहत हम शहर के वैसे सफल और सशक्त शख्सियतों का इंटरव्यू करते हैं, उनकी कहानियाँ लाते हैं और उनकी कहानियों के माध्यम से हम उन किशोरों को एड्रेस करते हैं जो कहते हैं कि पैसे के अभाव में कुछ सपने नहीं देखे जा सकते हैं, जो कहते हैं कि संसाधन के अभाव में हम सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज की इस एपिसोड में हमारे साथ हैं शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर अमरजीत कुमार, और हम आज की इस कहानी में जानेंगे कि कैसे पैसे के अभाव में इन्होंने कैसे उच्च शिक्षा हासिल की। और हम उनकी कहानी के माध्यम से उन्हीं से जानेंगे कि वो कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष और किस तरह की चुनौतियों का सामना किया है उन्होंने अपने जीवन में। बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत जी आपका अलाइव इंडियन स्टॉक के इस दूसरे एपिसोड में। थैंक यू सब लोग को, घनश्याम जी, अलाइव इंडियन टीम, आप लोगों ने जो इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं, लोगों को काम आए और हम आप लोग के साथ। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा अमरजीत जी कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरीके का रहा है और आप किस तरह के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, और आप अपने बचपन के कुछ वैसे अनकहे किस्से अगर हमें बता पाएँ जो आपने बहुत कम लोगों से शेयर किया होगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि के तौर पे हम किसान परिवार के सदस्य हैं, किसान परिवार के बेटे हैं, और बचपन अगर छोटे किसान घर में जन्म लेते हैं तो अभाव में ही गुजरता है, लेकिन उस समय का अच्छा होता है जो हम बच्चों को पता नहीं चलता है, पैसे का महत्व नहीं पता होता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा चीज़ है जो कभी कभी लगता था कि हम बच्चे थे तो पढ़ने का भी अच्छे स्कूल में शौक़ था जो पूरा नहीं हुआ, बट जो प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हुई तो जो मेरे खेत में काम करते थे वही हमको पढ़ाया भी करते थे। दिलकेश्वर प्रसाद सिंह था नाम उनका, और वो मेरे गांव के ही थे। जब वो खेत में काम करते थे तब तो हम नहीं पढ़ते थे, जब काम करके आते थे तभी वो पढ़ाते थे मुझे। अच्छा। और थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि कमज़ोर है तो बहुत सारा चीज़ है जो आपको सफलता भी देता है और चैलेंज भी देता है।
तो कुल मिला के बचपन ठीक ठाक ही गुजरा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ लगता था कि साथ का बच्चा टी शर्ट पहने हुए है, हम दिन भर बनियान में दौड़ रहे हैं, तो कुछ कुछ अखरता था। जब ज्ञान हो गया था थोड़ा तो बट अच्छा रहा। ओके, सो अब मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछूंगा, मैं चाहूँगा आपसे जानना कि आप जब किशोर थे, थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में जाइए और आप थोड़ा सा आप 10 साल पहले जाइए। उस समय आपके क्या अरमान थे, क्या सपने थे आपके, क्या ख्वाहिशें थी? और जो ख्वाहिशें थी आपकी, जैसे बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कैरियर वाइज, पैसे और बहुत सारे संसाधनों के ख्वाहिश होते हैं। सो वो ख्वाहिश और अभी वो किस हद तक पूरे हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए आप। घनश्याम जी, बात सपने की है तो उच्च शिक्षा पाना और एक अच्छी शिक्षा पाना तो मेरा शौक़ था ही। गांव के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, मेरा भी शौक़ होता था कि हम वहाँ पढ़ें, लेकिन अभाववश नहीं पढ़ पाए, जिसका मुझे कोई दुख नहीं है, कोई मलाल नहीं है, क्योंकि हम जो भी हैं कामयाबी के सफ़र में अच्छे हैं, किसी से बुरे नहीं हैं, और यह प्रयास मेरा निरंतर चलता रहेगा। एक शिक्षा की सपना हो गया, और किसी तरह का आकांक्षा था आपका? एक रिकॉग्नाइजेशन का सपना था, जो लगता था कि हर कोई जाने, एक अच्छे नाम से जाने। उसमें भी कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो सफल हैं, लोग जानते हैं, और मतलब उसके लिए और भी हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कुछ कुछ काम कर रहे हैं जो हमें सफलता के उच्च कोटि तक पहुंचाएगा। और बात रही सपने का तो लेकिन हाँ, कुछ सपने तो पूरे हो गए। जैसे एक था कि जो हमको मिनिमम डिमांड हो वो मेरे पास हो, तो ज़रूरत की चीज़ें हमारे पास सारा कुछ है। हमने जब पढ़ाई का यात्रा शुरू किया था या जब BDS कर रहे थे तो फ़ी का प्रॉब्लम, या यहाँ तक कि फेयर का भी प्रॉब्लम था। जब घर से कॉलेज जाना होता था तो वो पैसे का भी प्रॉब्लम होता था। पूरे 5 सालों में हमने कभी रिजर्वेशन से नहीं गया, लोकल ट्रेन में सफ़र करके कॉलेज जाता था और कॉलेज से आता था। साल में 1-2 बार ही आना होता था, उसके लिए भी पैसे का अभाव ही होता था। लेकिन जब हमने BDS कर लिया तो और क्लिनिक खोल लिया, तो फिर हमने जब पहली बार जहानाबाद से बाहर निकला था और कॉलेज गया था, तो वो आरिस्टो कंपनी का स्पॉन्सर्ड था और हमने फ़्लाइट से गया था। वो एक अच्छा अनुभव रहा। और शायद आज के दिनों में ऐसा है कि अगर मतलब मुझे कोई बोलेगा कि लोकल ट्रेन से जाना है तो जा तो सकता हूँ, बट मेरी वेरी हार्ड, या कहीं से भी कोई भी बात होता है तो फर्स्ट कि भाई सर वहाँ फ़्लाइट का सुविधा है या नहीं, कैसे हम आए, कैसे जाएं। तो डेंटिस्ट्री और उच्च शिक्षा मेरी आत्मा है, और उसी से हमने जो कुछ पाया है वो पाया है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है अमरजीत जी कि आपका जीवन सफ़र जो अब तक कराया है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, स्टेप बाय स्टेप। बहुत अच्छा सवाल और मुश्किल भरा भी सवाल है मेरे लिए। बचपन हमने घर से ही शुरू किया था स्कूली शिक्षा। बचपन का थोड़े दिन बाद गांव के एक स्कूल था जहानाबाद में, जहां हमने प्राइवेट स्कूल थी, जहां पे हमने कुछ शिक्षा दीक्षा ली। फिर किसी वजह से वो स्कूल मुझे छोड़ना पड़ा या मुझे छोड़ाया गया। फिर हमने दूसरे स्कूल में लिए एडमिशन लिया और फिर वहाँ भी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा अच्छा हुआ। बिहार बोर्ड से किया था? हाँ, बिहार बोर्ड से हमने किया था। और मैं बता रहा हूँ कि जब दूसरे स्कूल में नामांकन के लिए गया था तो राजकिशोर सर नाम है उनका, जो स्कूल चलाते थे, डायरेक्टर थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती मंदिर जहानाबाद का उस समय बिहार बोर्ड का फेमस स्कूल था। तो ऐसे ही बात बात में सर ने एडमिशन ले लिया था, और उस समय भी मुझे यही बोले थे कि अगर फी नहीं जुटा पाएगा तो पढ़ाएंगे। तो उसके बाद फिर आपने स्टेट बोर्ड से 10वीं की पढ़ाई पूरी की। हाँ, उसके बाद आप और फिर 6, 7, 8 से वहाँ आने जाने लगा, पढ़ने लगा। और सच तो ये है कि मेरे घर वाले या किसी ने कभी पूछे भी नहीं कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो।
हमें लगता है जो कि मेरे मन कमोबेश में जो- आता हाँ, था कमोबेश वो जो करते किसान थे। परिवार होते हैं, जो गांव के जो गार्जियन होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो बस बच्चों पे भरोसा कर लेते हैं, ट्रस्ट करते हाँ हैं कि बस अच्छा जो करे वो जो अपने करे हिसाब से वो अपना मन अच्छा, से करे। उनको रिजल्ट से मतलब होता है, अच्छे नाम से मतलब होता है, हाँ। या उनको यह जान के खुशी होता है कि बच्चा पढ़ रहा है, उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, हाँ। बस वो हाँ या न में जानते हाँ, उनको हैं। जानकारी ही नहीं होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, इवन फिर आगे चल के हमने 8 बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया। वो मेरे लिए सबसे अच्छा एक सफ़र रहा कि उस समय जो मेरे आसपास के एरिया के बच्चे थे, या जहानाबाद ज़िले की बात बता रहे हैं, 80% मार्क्स हमने गेन किया था। वो शायद ज़िले में दूसरा या तीसरा रैंक ही होगा मेरा, हमने इतना माइंड नहीं किया था। और मेरा एडमिशन साइंस कॉलेज पटना में हुआ था। +2 इंटरमीडिएट हमने बिहार के नामी गिरामी कॉलेज था, वहाँ से किया था। और इसी क्रम में हम एग्ज़ाम वगैरह दिए, AIEEE IIT का, लेकिन कहीं से सफलता हासिल नहीं हुआ। एक तो गाइडेंस का इंजीनियरिंग अभाव करना था। चाहते थे, मैथ और बायोलॉजी हाँ। शायद आपने एक बार बताया था कि हाँ, मैथ और बायोलॉजी भी था। हाँ, तो आप इंजीनियरिंग और सारे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाया। रांची सेंटर था, गया सेंटर था, कई जगह जाके दिए थे, हाँ। लेकिन सफलता हासिल नहीं हुआ। लेकिन वो जो पारिवारिक पृष्ठभूमि था, उसके हिसाब से पैसे का अर्जन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। हाँ, तो एक ऐसे ही ऐड या लिफलेट का जो था जमाना था, एक हाथ में पकड़ा था, उसमें लिखा हुआ था पढ़ो वोकेशनल, बनो प्रोफेशनल। जाकिर हुसैन का टैग लाइन था। सो जाकिर हुसैन एक प्राइवेट कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था, वो मेरे अट्रैक्शन का केंद्र था। उसका एक पंच लाइन, पंच लाइन, जबकि वो कंप्लीटली कॉमर्शियल था। बच्चे के जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं था। वो कॉमर्शियल था, वो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करते थे। तो बहुत मुश्किल से धान चावल का पैसा था, तो ना हाँ करते करते धान चावल का पैसा, घर का पैसा, घर का धान हाँ, चावल जो आपके पिताजी उपजाते जो मैक्सिमम यहाँ इवन यहाँ तक बता रहे हैं कि खाने के लिए भी नहीं रखे थे, कि सारा बेच दिया। हाँ, कि चलो अभी चावल खा लेंगे, अगले टाइम गेहूँ होगा, गेहूँ खा लेंगे, आटा खा लेंगे, लेकिन एडमिशन ले लो। हमने एडमिशन ले लिया था, बट जब मुझे बुक मिला डिस्टेंस एजुकेशन का, तो रियली आई एम शॉक्ड कि हम कहाँ फंस गए। तो किसी तरह साल भर 1.5 साल वहाँ पे खींचा, फिर हमने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया, और ओवरऑल फ्रैंकली घर में आके बोल दिया कि हम नहीं पढ़ेंगे। बट वो मेरे पिताजी के लिए सबसे दुख का कारण था। एक पिता जो अपना सारा मेहनत का फसल उपजाया हुआ और घर के लिए, हाँ, वो उनका अरमान था, क्योंकि हर लोग उनको बताते थे कि आपका बेटा अच्छा है, पढ़ता है, तो कम्प्लीटली उनका अरमान टूट गया था। हाँ, उम्मीद जो आपसे वो टूटी जरूर, जरूर धक्का लगा होगा छोटा। हाँ, बोल के शायद हम बहुत देर से रोए थे, लेकिन पापा सुनते भावुक हो गए। ओके, सो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हमने बिजनेस का प्लान बनाया कि बिजनेस करेंगे। और हमने पढ़ाई छोड़ करके पैथोलॉजी के सेक्टर में काम करने लगा। क्योंकि जिस बिल्डिंग में हम रेंट पे रहते थे पटना में, उसमें पैथोलॉजी था, और पैथोलॉजी का इनकम बहुत था। तो वो मेरे अट्रैक्शन का इंस्पायरिंग था। और हमने पैथोलॉजी खोला, कुछ दिन चलाया भी, कुछ दिन किसी के साथ काम भी किया, लेकिन थोड़ा दबंग लोगों ने कुछ ऐसे ही झूठ सच करके मेरे ऊपर केस कर दिया था कि डॉक्टर को धमकी देता है। और मेरा 1200 रुपया चुरा लिया है, या 100 रुपया, कुछ ऐसे ही था। अभी भी वो मेरे फाइल में कहीं ना कहीं दबा हुआ होगा। और उस समय तो नॉन बेलेबल केस था। आपके ऊपर नॉन बेलेबल केस आप पे डाल दिया गया। हाँ, नॉन बेलेबल केस था, लेकिन वो दरोगा था जो आईओ था मेरा केस का, तो उसने 1500 रुपया मांगा था मुझसे। अच्छा। कि 1500 रुपया दीजिएगा तो आपका केस ख़त्म हो जाएगा। और तो 1500 रुपया हमसे नहीं हो पाया था उस समय। बात 2010 की है। और उन्होंने यही कह के केस किया था कि इस बच्चे का कैरियर ख़राब करना है, केस हो जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा।
लेकिन हुआ क्या कि 500 रुपया दिए तो नॉन बेलेबल एक्ट हट गया ओके। और हमने बेल लेके जहानाबाद छोड़ने का मन बना लिया कि जहानाबाद आपको हाँ। शहर में नहीं रहना है। कि वो मेरे लिए अभी लोग हमको यहाँ सरवाइव नहीं होने देंगे, इतने लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं और हम अकेले हैं। लेकिन वो मेरा या तो चैलेंज था या खुद के को प्रूफ करने का एक लड़ाई था मेरे में। सो वो किस तरह के लोग थे? वो आपके कुछ संबंधी वगैरह थे या फिर दूर मेरे दराज से? संबंधी भी थे, मेरे जानकार भी ओके, थे। सो क्लोज लोग थे जिन्होंने हाँ, आपको इस तरह क्लोज से लोग फंसाया। थे। हाँ। और उसमें जितने भी आपको लड़ाई करने वाले, केस करने वाले थे, या जो उसके क्या बोलते हैं एविडेंस में जो लोगों का नाम था, उन लोगों में सारे लोग मेरे पास आके आज के डेट में इलाज करवा चुके हैं। ओके, अच्छा, ठीक हर है। लोग सो का उसके बाद- ट्रीटमेंट हाँ, हमने सो किया उसके है। बाद आपने शहर छोड़ा? शहर छोड़े हाँ। और पटना फिर से हमने गया। ओके, पटना फिर आपने? हाँ, और पटना में एक +2 के का मेरा दोस्त ही ट्यूशन पकड़वा दिया था। एक लड़की थी जिसको मैथ पढ़ाया करते थे। ओके और देन फिर से हमने सोचा कि अब डॉक्टर बनना है। ओके, फिर से हाँ। आपके उसके बाद इतने सेटबैक्स के बाद आपको हाँ। फिर से ये आया कि आपको डॉक्टर बनना है? डॉक्टर बनना है। और मतलब पिताजी को बस यही बोले कि डॉक्टर बनना है। तो पापा बहुत मना किए या माँ भी मना की कि बेटा अब नौकरी नौकरी करो, कुछ पैसा पुसा कमाओ, अब पढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। ओके, लेकिन हम हाँ, उनको पैसे और पहले एक बार चोट लग चुका था, बोले कि तुम्हारे चलते हम बहुत पीछे हैं। लेकिन अभी मेरे जिद पे था कि डॉक्टर बनना है। तो हमने पटना फिर से गया और पटना यूनिवर्सिटी का हॉस्टल था, फ्री का रहना, फ्री का खाना था वहाँ पे। ओके, उस हॉस्टल में 5 नंबर बिल्डिंग में फिर से रहने लगा। ओके, अनऑथोराइज्ड ही रहता था। हाँ, हर दिन एक खोज में थे ओके, कि हमको कोई सहारा मिले, कोई तिनका मिले जिससे नैया पार हो मेरा। ओके, तो फ़ोन में बैलेंस नहीं होता था। ओके, तो न्यूज़पेपर में जितना भी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज का एडवर्टीजमेंट आता था, सुबह देखते मिस कॉल मार के छोड़ देते थे। अच्छा, कई लोग तो गुस्सा भी करते थे कॉल करके कि जब तुमको जानना है यहाँ के बारे में तो फिर मिस कॉल क्यों मारते अच्छा, हैं। हाँ, लेकिन उसी में से एक JCD डेंटल कॉलेज से थे, डॉक्टर अरिंदम सरकार उनका नाम है। रियल गॉड फॉर मी, ओके, धरती पे के अगर कोई मेरे लिए, मेरे लाइफ को किसी ने अगर सवाल है। कंप्लीटली संवारा है तो वो डॉक्टर अरिंदम सरकार सर। हमने उनको मिस कॉल मार के छोड़ा। उनका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से बात किया और इवन वो अपना एक ड्रॉप आउट मैसेज कर दिए कि अगर पटना में मिलना चाहोगे तो हम पटना हैं। ओके, उनका ससुराल है पटना में और गर्मी के छुट्टी में वो आए हुए थे। ओके, तो या सर को सारी बातें बताई तो सर रेडी हो गए। वहाँ सर ने 30,000 रुपये लेके या 20,000 रुपया, 20,000 रुपया प्री एडमिशन हो गया, जो हमने कॉलेज देखने के बाद कराया था। और कॉलेज देखने के बाद मेरा कॉलेज काफ़ी प्रभावशाली था। ओके, मतलब ऐसा कैंपस वगैरह हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत ही कैंपस अच्छा लगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा तो था। 20,000 रुपया आप कहाँ से लाए जो प्री एडमिशन 20,000 रुपया क्योंकि आप बता रहे हैं लगातार कि आपको आर्थिक तौर पे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था उस दौर में, तो आप 20,000 रुपया कुछ तो पिताजी दिए थे धान गेहूँ बेच के, फिर कैसे? वही हाल वो था। जो हर हाँ, पिता और माता में होता है, हाँ, चाहे बेटा कितना भी नालायक हो, हाँ, उसकी मदद तो करनी ही है। और 10-20,000 रुपया हम भी कमाए हुए थे। ओके, जो तो उसी में से हाँ पैथोलॉजी का पैसा था। और साथ में एक जिद था कहीं ना कहीं से उधार वो कर्जा जाए। करके पूरा कर ही लिए थे। तो वो हमने पैसे ले लिए और सर को दे दिया। मेरा एडमिशन सर ने अप्रूव कर दिया। यहीं पटना में ही? आपको जाना वाला नहीं पड़ा? नहीं, कॉलेज में हमने कॉलेज गए गया और था। अरिंदम से आपका नेटवर्क बन गया था? तो सर से मेरा नेटवर्क बन गया था। हमने बस पैसे लेके और वो 20,000 रुपये लेके जेब में लेके और लोकल ट्रेन पकड़ के चले गए थे सिरसा। फिर से हाँ, विदाउट रिजर्वेशन। और वहाँ जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देख के हमको बहुत अच्छा लगा था।
और सर का इंटायर कॉलेज लाइफ बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए। ओके। तो वहाँ पे दे के और पैसा चला आया था घर। और फिर जब क्लास शुरू हुआ था तो हम वहाँ पे गए थे और फिर से वो एडमिशन के पैसे देने थे। कितने? 1,40,000 रुपया कॉलेज का फीस था। ओके। तो मेरे साथ रियायत यही था कि वो पैसा 6-6 महीना करके देना था। 70,000 रुपया दे दीजिए। तो 1,40,000 एक साल का कोर्स का था? 1,40,000 एक साल के कोर्स का था। सिर्फ फी? हाँ, फी था? हाँ। तो 70,000 मेरा फीस था कॉलेज का। तो 30,000 रुपये 20,000 रुपये ही हमने दिए थे। ओके। और घर से पैसे लेकर हमने फिर नहीं गया था। ओके, आप घर से भी पैसे नहीं चले गए? हाँ, 2,000-3,000 रुपया लेकर गया था बस भाड़ा घोड़े और का। रहने वगैरह खाने वगैरह के लिए तो? हाँ, कि कहीं बाहर रह लेंगे, किसी तरह पढ़ लेंगे। और मतलब वही था ना कि देखेंगे होगा। लॉटरी लगाए थे कि अगर किस्मत में होगा तो रुक जाएंगे, नहीं होगा तो घर चल आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि आपने 20,000 रुपये की अपना जमा पूंजी और पिताजी से लेके फिर से दिया और आपके पास पूरे पैसे नहीं थे, आप चले गए और आपने सोचा कि अच्छा होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, इस तरह का आप स्पिरिट के साथ गए थे वहाँ पे? हाँ, इस मतलब अपने आप में बहुत मजबूत थे। मजबूत थे? हाँ। ओके। ओके, आपको अपने अंदर से विश्वास था कि होगा जो होगा, जो देखेंगे। बस यही सोच के गए थे कि एडमिशन हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर दिल्ली में लॉटरी लगाएंगे, फिर से कुछ काम करेंगे या जो करेंगे। ओके, सो बाउंस बैक वाली आपने स्पिरिट थी कि चाहे जो हो, मतलब करना है कुछ, करना है कुछ, क्या होगा जाते हैं। या तो नहीं बोलेंगे या हम लौट के आएंगे। सो फिर आप वहाँ गए? हाँ, फिर वहाँ गए और शायद यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग भी मेरा हो गया था, सर ने करवा दिया था बिना फी का। और एक डेडलाइन मुझे था कि यूनिवर्सिटी का जो लास्ट डेट होता है एडमिशन का, तब तक पैसे जमा करने थे। लेकिन तब तक भी मेरे पास पैसे नहीं हुए थे। कितने पैसे जमा करने थे? 40,000 देने थे और साथ में 20,000 हॉस्टल के, मतलब 60,000 यानी कि 30,000 के बाद भी मुझे 60,000 रुपये देने थे। हाँ, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और वो प्लानिंग क्या था मेरा, मैं ऑनेस्ट था अपने से कि वहाँ एडमिशन लेकर हम बैंक लोन कराएंगे। ओके, सो आपको बैंक लोन पता था कि बैंक लोन हो जाएगा? हाँ, वो इतना जानकारी हो गया था, मैच्योर हो गए थे कि बैंक लोन करवाएंगे। और हम लोग बैंक लोन के लिए भी प्रयास किए थे, लेकिन बैंक लोन मुझे कभी मिला नहीं। बहुत प्रयास किए, प्रयास करने के बाद भी आप? हाँ, बहुत प्रयास किए थे। तो फिर क्या और समय का था और क्या, आज तो बैंक लोन बहुत इजी है मेरे लिए। सो आप बैंक लोन के लिए बैंक लोन रिफ्यूज कर दिया कि बैंक लोन नहीं देंगे? तो उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे कॉलेज में? मेरे मतलब कॉलेज में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम कभी मतलब किसी के सामने तो नहीं रोए, लेकिन अकेले जब भी रूम में होते थे तो बहुत रोते थे। और आपने बहुत सिरसा तक हमने गया था तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि हम किसी को मैसेज दें या कुछ करें। लेकिन एक वोटर कार्ड था मेरे पास और 1,000-2,000 रुपये ले गए थे। उसमें एक सैमसंग गुरु उस समय चला था, 950 रुपये या 900 का फ़ोन था। अच्छा। तो हमने वो फ़ोन ख़रीदा था, माई लकी फ़ोन, और सिम कार्ड भी उसी शॉप से लिया था। तो फिर बात करने का हो गया था कि मैसेज घर पे दें, टीचर को दें, सब जगह दें। और सर से भी बात हुआ था। सर सर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, सरकार सर का, कि वो अपने नाम पे लड़का लाए हैं तो वो फ़ी जमा कराएं कॉलेज में। तो सरकार सर कई बार फ़ोन करते थे तो हम फ़ोन नहीं उठाते थे। तो सर एक बार बोले थे कि बेटा जो सच है वो बताओ। उनको लगता था कि गार्जियन पैसे दे रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं था। गार्जियन से भी कॉन्फ्रेंस करके सर ने बात किया था। और तो सारी सच्चाई मतलब उस सर को पता चला? हाँ, सर को सब कुछ पता चल गया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं।
तो सर ने मेरा एडमिशन कंफर्म करवा दिया कि अच्छा लेट फेट देगा, कोई बात नहीं, एडमिशन कर लीजिए इनका। तो मेरा एडमिशन हो गया। तो शायद वो मेरा एक सुकून का पल था कि आपका एडमिशन हाँ, मेरा एडमिशन हो गया। क्लास जाने लगे तो अंदर से एक खुशी थी, घर में भी बोलते थे कि एडमिशन हो गया। और जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स थे फ़ोन के, हमने कभी किसी को फ़ोन नहीं किया पैसे वगैरह के लिए, या फिर किसी पैसे वगैरह के लिए तो हमने किसी से मांगा ही नहीं। इंटायर कॉलेज लाइफ साथ में दोस्त से मांग लिया, लेकिन किसी रिलेटिव और जानकार आदमी के पास नहीं गया, क्योंकि उतना बड़ा अमाउंट कोई मुझे देता भी नहीं और कोई इतना सपोर्ट नहीं करता। लेकिन क्रमशः सरकार का हर समय सपोर्ट रहा। मैं कभी एडमिट कार्ड के लिए अल्टीमेट आपका कॉलेज का जो फी था वो स्कूल ने, मतलब उस सरकार सर और जिनका नाम बता रहे हैं उन लोगों ने माफ़ कर दिया आपका, या हाँ बोले तो उस समय के लिए डिलेड में तो माफ़ कर ही दिए थे। ओके। जब एग्ज़ाम हुआ था तो फर्स्ट ईयर का हमने किसी तरह फ़ी पूरा किया था। ओके। और सेकेंड ईयर का भी धीरे धीरे करके ही थोड़े थोड़े अमाउंट करके हमने उनका फ़ी पूरा कर दिया था। पूरा फ़ी आपने दे दिया किसी तरह हाँ, से मैनेज करके? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का हमने करीब करीब फ़ी दे दिया था। और बाकी और इतने दिनों में एक मेरा अच्छा रेपो हो गया था कॉलेज में कि पढ़ने वाला लड़का है, मेहनती लड़का। ओके, सो आप वहाँ पे अच्छा स्कोर वगैरह करने लग गए हाँ। कॉलेज में, सेमेस्टर एग्जाम वगैरह में? हाँ, स्कोर सरकार सर का ट्रस्ट बढ़ गया था मेरे ऊपर, और मैनेजमेंट का भी ट्रस्ट। ओके। और उसके बाद फिर आपका कॉलेज फ़ी माफ़ कर दिया गया शायद, और आपने पूरा कंप्लीट किया वहाँ से एजुकेशन? कॉलेज फ़ी माफ़ नहीं कर दिया गया, हमने कॉलेज बीडीएस करने के बाद सारी फ़ी कॉलेज को दी। ओके, बीडीएस करने के बाद? हाँ। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो हाँ, वो कैसे आपने फ़ी दे दिया? क्लिनिक हमने ओपन किया। सो क्लिनिक जब आपने ओपन कर लिया तब हाँ। आपने उनको पैसा दिया? तब उनको हमने पैसा दिया। रियली वेरी इंस्पायरिंग कि आप उनको, मतलब समय आपको दिया कि आप पहले पढ़ लो, और पढ़ने के बाद आपने फिर क्लिनिक कब ओपन किया? क्लिनिक हमने 2016 में ओपन किया था। और आप पास आउट कब हुए थे? बस सेम ईयर 2016 में पास आउट हुए। आप ये डिसाइड कर चुके थे कि आपको अपने शहर में आके खोलना है? हाँ, आपने शहर में आके खोला है, आप शहर में आके क्लिनिक खोले, और जैसे जैसे आप पैसे कमाते रहे वैसे वैसे आप कॉलेज को वापस करते हैं? कॉलेज को हमने सारे पैसे वापस कर दिए। वेरी नाइस। और साथ में यही टाइम जो कॉलेज से मिला वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और इतना तक कि मैंने सरकार सर को कभी पूरा बात नहीं कह पाया कि सर एडमिट कार्ड चाहिए। खड़ा होता था, मतलब मेरे मुंह से निकल ही नहीं पाता था सर एडमिट कार्ड चाहिए। मैं रोने लगता था या कुछ भी, लेकिन मेरे फीलिंग को सर समझ जाते थे। और हमने सारे एग्ज़ाम दिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्ज़ाम क्लियर किए। जब हमने कॉलेज से निकला तो इंटरेस्ट पे पैसे लेके 50,000 रुपये लेके हमने क्लिनिक खोला, और चेयर वगैरह लाया, कुछ उधार था, कुछ इधर उधर से। और तो जहाँ के पैसे और इस तरह से मैनेज करके किसी तरह से क्लिनिक स्टार्ट किया? क्लिनिक स्टार्ट किया 2016 में। हाँ, जहाँ टूटे हुए, जहाँ बेंच, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ से बेंच हमने लाया मरीज को बैठने के लिए, सर से मांग के। तो वो सब लाइफ का एक स्ट्रगल है। अपना रिकॉग्नाइजेशन हो गया था। और मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं था कि हम यहाँ पे आएंगे, क्लिनिक खोलेंगे, कोई मदद हमको करेगा क्लिनिक चलाने में, वैसी कोई बात नहीं थी। मेरा जिद था कि आप यहाँ पे खोलेंगे और आप सफल और मेरा क्लिनिक सफल होगा। ओके, सो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब पहले आपकी बहुत सारी चुनौतियों के बारे में हमने सीखा कि कैसे आप स्कूल टाइम में कैसे आपने संघर्ष किया, कॉलेज टाइम में कैसे संघर्ष किया, और फिर किस तरह से आपने क्लिनिक स्टार्ट किया अपना, लोगों से कर्ज लेके और ये करके। सो तब की चुनौती और अब की चुनौती, अभी आपके जीवन में चुनौतियाँ हैं? आपको लगता है कि अभी के जीवन में चुनौती हैं आपके पास? अभी के जीवन तो बहुत आसान हो गया है, लेकिन चुनौती तो हर समय किसी न किसी रूप में रहता है। और आज भी मेरे अंदर एक, जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो लोगों को रोज़गार मुहैया कराना
मेरे लिए चैलेंज है। किन हमने लोगों को रोजगार मुहैया कराना? जो मेरे शहर के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो उनको कैसे आप रोजगार हमने दिलाएं? मेरे अंदर इतना फील आया हम्म, कि इनको इलाज से ज़्यादा ज़रूरत रोटी का है। हम्म, तो हमने उसके लिए भी एक उपक्रम शुरू किया है। what is that? हाँ, मेडिप्रिया प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा, ये क्या है? और ये हेल्थ केयर सेक्टर में काम करेगी। ओके, फार्मेसी, पैथोलॉजी, ओके, रेडियोलॉजी, ओके, सारा कुछ है इसमें। ओके, और हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ओके। और इसमें आप जॉब पास- क्रिएशन करना हाँ, चाहते हैं? जॉब क्रिएशन करना जरूरतमंद लोगों चाहते को हैं। जॉब देना चाहते हैं इसके हाँ। माध्यम से। हाँ। वेरी नाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अमरजीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने 2 यादगार लम्हे या उपलब्धि, जिसको आप कह सकते हैं, उपलब्धियों के बारे में मुझे बताइए। और यादगार लम्हे तो एक स्टेप बाय स्टेप मिलता रहा, बहुत सारा मिलता रहा। वो जैसे एक लोकल ट्रेन से सफ़र करना, फिर हवाई जहाज़ पे इधर उधर जाना। सो फर्स्ट टाइम हवाई लेकिन जहाज पे हाँ, चढ़ना, और ये फर्स्ट भी टाइम आपके हवाई लिए जहाज़ याद पे, वो भी हाँ, मेरे लिए हाँ। उपलब्धि ही था। हाँ। और मतलब लोकल ट्रेन और हवाई जहाज़ के बीच में हम्म, रिजर्वेशन का भी मैटर नहीं था, डायरेक्ट फ्लाई करके यहाँ हाँ, हमने आया था। हम्म। और एक सबसे बड़ा था कि जिस लिए हमें हम लगता है कि दर्शक भी प्रयत्न relate कर कर रहे पाएंगे, थे। yes, हाँ, इस बात से। जिस चीज़ के लिए हम कोशिश कर रहे थे, डिग्री के लिए, कि एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वो भी मेरे लिए बहुत सुनहला पल था। जब जिस दिन आपको डिग्री हाँ, सर्टिफिकेट मिली थी। डिग्री सर्टिफिकेट मिली थी। हम सुबह सुबह रेडी हो रहे थे, रात से ही गए हुए थे सिरसा में। ओके, और सुबह एक मेरा जूनियर था अमित, उसके मम्मी खाना बना के दे रहे थे, ओके, और वो कह रहे थे कि खा लो। हम्म, तो मैं इतना जल्दी में था डिग्री लेने के लिए कि नहीं, जब मिलेगा तभी खाएंगे। हाँ। तब वो खाना पैक करके दे दिए थे। हमने 11 बजे के अप्रॉक्स यूनिवर्सिटी पहुंच गया था रोहतक। सो आपको भूख भी और नहीं थी मतलब? हाँ, भूख नहीं थी, हम्म, खुशी बहुत था, भावुक बहुत थे। मतलब ना चाहते भर में भी अप्लाई करके बाहर निकल के खाना नहीं खाए थे, कैंपस में भटक भटक के रोना। कितना भी हम खुद को चुप करते थे तो नहीं चुप हो पाते थे। और यही क्रम चलता रहा। 1:30 बजे मुझे सर्टिफिकेट मिला सेकंड यादगार लम्हा या और उपलब्धि फिर क्या? खाना हमने खाया। ओके, सो खाना उसके बाद दूसरा certificate मिलने के बाद- सेकंड यादगार लम्हा, जैसे जिले में प्रैक्टिस करते थे जो हम सोच नहीं सकते थे। फ़ोन रिंग करना, ट्रू कॉलर पे दिखाना कि एसपी साहब का कॉल आ रहा है, ओके, डीएम साहब को इलाज कराना है, वो कॉल कर रहे हैं, मैसेज आ रहा है, ओके। या लोकायुक्त सर का भी आ रहा है। मतलब सो ये उस सारे टाइप जितने का, भी ऑफिसर्स हाँ, का ये होगा- ऑफिसर्स कम्युनिटी का आने लगा। हम्म, आपके राधा मोहन चा का विधान परिषद सर का आने लगा, या कई लोग का आने लगा, जिनसे मिलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वैसे कम्युनिटी का कॉल मेरे पास आने लगा, तो वो बहुत यादगार लम्हा रहा। मेरा एक आदत है, हम ऐसे भी काम करते रहते हैं, पेशेंट से बात करते रहते हैं, बाहर वेटिंग एरिया में आ जाते हैं, बात करते हैं। मुझे बात करना, लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है, या तो मेरे प्रोग्रेस का वही कारण है। और सो हाँ, नेक्स्ट सवाल हमारा यही है कि आप जो अभी तक सफल हुए, आप किस 2 अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने गुणों को इस सफलता का रहस्य मानते हैं कि वो जो 2 गुण है वो आपको यहाँ तक लाया है, जहाँ तक आप आए हैं, उस तरह का उस सफलता में बस एक चीज़ है एंड व्हाट इज दैट? कि हमने कभी उच्च कोटि के आदमी खुद को नहीं माना, बस यही माना कि हम एक आदमी हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम एक माध्यम हैं, और आने वाला मरीज भी वो भी आदमी ही है। और हम कभी एक पहचान, एक कैटेगरी बनाने का कोशिश नहीं किए कि हम डॉक्टर हैं, हम उससे उच्च कोटि के हैं, नहीं, नेवर। अगर गरीब है, अमीर है, कभी किसी का फ़र्क नहीं महसूस किया, और ना तो हम इस चीज़ को कभी तरजीह देंगे कि वो अमीर हैं, वो गरीब हैं, वो इस लेवल के हैं, कभी नहीं। मेरे लिए सारे आदमी हैं, और हम अमीर लोगों से कई गुना संघर्ष करने वाले लोगों का मान रखते हैं, उनको हम अपना आइकॉन मानते हैं, और
इंटरनली उन्हें किसी भी माध्यम से हम मोटिवेट करने का कोशिश करते हैं। ओके, वेरी नाइस। सो अगला सवाल और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको शहर में बहुत सारे लोग जानते हैं, खास करके बहुत युवा वर्ग का बहुत सारे लोग आपको रीच आउट करते रहते हैं, अपने अपने कार्यक्रम में आपको इनवाइट करते हैं। मैंने देखा कि कई तरह के सामाजिक कार्यों में भी आप रुचि लेते हैं। सो आपको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं और अलग अलग जगहों पे फॉलो करते हैं। जैसे मैंने देखा था आपको, मैंने दिवाली उत्सव जब हमारा हो रहा था तो मैं उसमें देखा था कि आप वहाँ भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। सो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने शहर के लोग हैं, ठीक है, आप उनको क्या सफल, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपका अनुकरण करते हैं, हम अपने शहर सफल होने के लिए, हाँ, सफल होने के लिए कहीं भाग दौड़ करना जरूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा तसल्ली क्रिएट करना है अपने आप में कि एक डॉक्टर अभय हैं, बिहार के जाने माने सर्जन हैं। जब हमने क्लिनिक का बात उनसे किया था कि पटना में क्लिनिक खोलना है, तो उन्होंने यही बात बताया था कि पटना में क्लिनिक खोलोगे ना तो मंत्री रहोगे, और जहानाबाद में तुम क्लिनिक खोलोगे ना तो मुख्यमंत्री बनोगे। तो वो एक बात उनका है कि छोटे जगह पे सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होता है और आपको पहचान जल्दी मिलता है। तो हमको जहानाबाद पे ट्रस्ट है। यहाँ से भी कई ऊर्जावान व्यक्ति हुए, राज्यसभा के सबसे अमीर सांसद देश के हैं जो जहानाबाद के मिट्टी से हैं, डॉक्टर किंग महेंद्र प्रसाद सिंह। एल्कम लैबोरेटरीज बहुत बड़े फार्मा इंडस्ट्री के एम्पायर हैं। उषा फैन जो वर्ल्ड लेवल में मार्केटिंग करती है, बिलोंग्स फ्रॉम जहानाबाद। और ऐसे कई चीज़ हैं। और अपने जगह को बड़ा बनाइए, अपना मान बढ़ाइए। हम तो यही कहेंगे, पूरे भारत वर्ष मेरा है, लेकिन उस जगह का पहचान देना है जिस मिट्टी से है, हाँ, आप जिस मिट्टी से है, जिस घर से है। अपने माँ बाप का मान रखिए और मान बढ़ाइए। पिताजी से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है और जहानाबाद में रहने का एक सबसे बड़ा कारण है कि मेरा एक साइकोलॉजिकल थॉट है कि मान लीजिए कोई आदमी मेरे से इलाज करा के जा रहा है, ऑटो में मेरा नाम लेगा, मेरे पिताजी बैठे हुए रहेंगे कि डॉक्टर अमरजीत से दांत निकलवा के आए हैं, इलाज करवा के आए हैं। उससे साइकोलॉजिकली उनको खुशी मिलेगी और उम्र बढ़ेगा। और बस मेहनत कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि शहर के सारे युवा आगे आएँ, अपने शहर को बढ़ाएं और अभाव को चैलेंज में लें। जो भी चीज़ों का अभाव है, जो भी चीज़ों का है उसको एक बड़े चीज़ों में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। कोशिश के सामने सब कुछ फेल है। हमने बहुत सारे यहाँ तक एक्टर्स हैं या उद्योगपति हैं, सारे हर किसी ने सफलतम प्रयास करके ही कुछ न कुछ मुकाम हासिल किसी भी तरह के बैकग्राउंड के लोग हैं वो सफल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो नीड है, उसको मेहनत का नीड है जो पूरा करना पड़ेगा। जिसके पास सब कुछ है उसको कम मेहनत करना पड़ेगा, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास मेहनत ही केवल है। जहानाबाद के लोगों ने बहुत कुछ दिया है। यहाँ के स्कूल संचालक करीब करीब हर प्रोग्राम में बुलाते हैं गेस्ट के रूप में, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। और मेरे जो सोसाइटी के लोग हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। इवन यहाँ तक कि आज भी लोग मेरे बारे में बताते हैं, इलाज कराइए, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है। तो धन्यवाद सब लोगों का। और एलाइव इंडियन बढ़ेगा, वो मेरा कामना है और ये भी एक मुकाम हासिल करेगा। थैंक यू सो मच घनश्याम। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अब मैं आपके वही सवाल पे आ रहा हूँ जो दो समस्याओं को एड्रेस करने के अलावा इंडियन स्टॉक की मकसद है। अब मुझे लगता है कि ये कहानी से दोनों चीज़ों को हम एड्रेस कर पा रहे हैं। पहला हमने सवाल किया था कि पहली सबसे बड़ी समस्या जो होती है कि जो छोटे शहर के लोग होते हैं उनको लगता है कि छोटे शहरों में अवसर की बहुत कमी होती है, सफलता के अवसरों की बहुत कमी होती है और हम छोटे शहर में नहीं सफल हो सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी शहर या गांव के सारे प्रगतिशील विचारधारा वाले लोग उस गांव और शहर से पलायन कर जाएंगे तो उस शहर और उस गांव का जो
तरक्की है वो शायद ही संभव हो पाएगा कभी भी। और दूसरा जो मेरा था कि जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, अगर वो सफल होने का अगर ख्वाब देखते हैं, वो अगर कोई सपना पूरा करने का ख्वाब देखते हैं तो पूरा कर सकते हैं। और इस कहानी में डॉक्टर मजीद ने बताया है कि कैसे वो किस तरह के हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, किस तरह की जगह से आए हैं, और उसके बाद भी उन्होंने एक शहर में अपनी अलग पहचान बनाई, एक सफलता हासिल की। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एपिसोड कैसा लगता है आप मुझे बताइएगा। और इस शहर में, जहानाबाद शहर से, आप और किन लोगों का इंटरव्यू देखना चाहेंगे, किन लोगों को हम अपने इंटरव्यू और लाइव बिजनेस टॉक पे बुलाना चाहिए, ये भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।